तो कैसे हो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम एजुकेशनल पर। विद्यार्थियों, आपकी ज़्यादा डिमांड रहती है कि सर आप सामाजिक विज्ञान का एसएसटी का कक्षा 6 का पेपर बताओ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारी एग्जाम की दृष्टि से। तो विद्यार्थियों, आपकी डिमांड के अनुसार ही आपके कहने से मैं एक पेपर लेकर आया हूँ आपके सामाजिक विज्ञान का, ठीक है, कक्षा 6 का। मैं आपको उत्तर सहित सारे के सारे आपको पेपर पूरा पूरा हल कराऊंगा। आपकी एग्जाम होने वाली है उसकी दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो सारा का पेपर आपको याद हो जाएगा एक ही बार में, ठीक है। तो उत्तर सहित सारे के सारे मैंने आपको उपलब्ध करा रखे हैं प्रश्न। और देखो, चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना। एक एक क्वेश्चन आपको हल करवाऊंगा उत्तर सहित। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, आपके सिलेबस के अनुसार ही पेपर तैयार किया गया है, ठीक है। जैसा आपका सिलेबस है उसी के अनुसार मैंने पेपर आपके लिए तैयार किया गया, ठीक है। आपसे उम्मीद करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी हमारी मेहनत और आपकी मेहनत भी बहुत ज़्यादा काम आएगी आपके एग्जाम में, ठीक है। अच्छे अंकों के साथ आप जरूर पास होगे। जो मेहनत करता है विद्यार्थी वो अच्छे अंकों के साथ जरूर पास होगा, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ठीक है। और हमारे अगर पढ़ाने का तरीका आपको बेस्ट लगे तो चैनल से ज़रूर जुड़ना। आपके डिमांड के अनुसार मैं कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान का एसएसटी का पेपर है वो आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। उत्तर सहित सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस वीडियो को लास्ट तक देखना है। शुरू करता हूँ आपका जो सबसे जो पहला क्वेश्चन है। अब इसमें भी आपसे कुछ बातें करता रहूँगा। तो पहला क्वेश्चन है आपके कि सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था। जो कूदता था, कुत्ते को सबसे पहले क्या है कि पालतू पशु बनाया गया था, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं आपको हल करवाऊंगा क्योंकि उत्तर भी हमने साथ में दे रखे, तो एक ही बार में आपको याद हो जाएगा पेपर, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर एक बार में याद न हो तो 2 बार आप इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। और हमारे चैनल श्याम एजुकेशनल को लगातार जुड़े रहे, इस चैनल से सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के पिता और दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में किसे जाना जाता है, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को, ठीक है। नेक्स्ट है, किस ग्रह को पृथ्वी का जो जुड़वा ग्रह कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह है उसको जो पृथ्वी का क्या कहता है, शुक्र ग्रह को आपको जुड़वा ग्रह कहते हैं। अब देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो देशांतर रेखाओं की जो कुल संख्या होती है उसकी 360 होती है। कितनी? 360। विश्व का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा पठार है वो तिब्बत का है। किसका है? तिब्बत का पठार है। तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इस पेपर के माध्यम से, ठीक है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से। आपके सिलेबस को ध्यान में रखकर है, एक एक पॉइंट का ध्यान में रखा है, एक एक क्वेश्चन का, ठीक है। जैसा आप परीक्षा में पूछा जा सकता है वैसे आपके लिए क्वेश्चन मैंने उपलब्ध करवाया है। नेक्स्ट है, खाली जगह में आपको क्या करना है। राजस्थान के जो अपवाह तंत्र को भागों में बांटा गया है, कितने? 3 अपवाह तंत्र। कितने? 3। जाति व्यवस्था एक उदाहरण है किसका? असमानता का। महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? प्राकृतिक भाषा में, ठीक है। और इंडिया शब्द से निकला है किसका? इंडस से। इंडिया शब्द है वो इंडस से निकला है। किससे? इंडस से। इतनी आसान और सरल भाषा में आपके लिए पेपर तैयार किया है, ऐसा आपको कहीं पर नहीं मिलेगा और ऐसा पढ़ाया भी कहीं पर नहीं, आपको कहीं पर ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा जितना हम आपको तैयार करते हैं। आपके कहने के अनुसार, आपके डिमांड के अनुसार पेपर आपको उपलब्ध कराते हो। आप कमेंट में जरूर बताएं कि अगला कौन से किस सब्जेक्ट का पेपर आपको हल करवा दिया जाए, क्वेश्चन आपको हल करवा दिया जाए जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो। नेक्स्ट है आपका, अब आएंगे क्वेश्चन 7वां। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के आपको नाम लिख रहे हैं। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये है आपके सूर्य से दूरी के अनुसार सारे के सारे ग्रह, ठीक है। और सबसे निकट कौन सा, उसके बाद किसी की बारी आती, इस तरीके से। नेक्स्ट, पृथ्वी का सही आकार क्या है। तो हमारी जो पृथ्वी का जो सही आकार है गोलाकार नहीं है, ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में थोड़ी सी चपटी और मध्य में थोड़ी सी उभरी है। ये सेब के आकार की है, ठीक। पूर्णतया गोलाकार नहीं है। अगला है कि कर्क रेखा का अक्षांशी मान कितना है, तो 23.5 डिग्री है। कितना है? 23 डिग्री, 23.5 डिग्री। नेक्स्ट है कि 10वां क्वेश्चन है आपके, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंधी कौन कौन से? पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध, तो उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, ठीक है। ये 3 है हमारे पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध। कौन सा? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। नेक्स्ट है, घूर्णन और परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। घूर्णन क्या है और परिक्रमण क्या है? देखो, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। ये पृथ्वी है तो अपने कक्ष के अंदर घूम रही है तो ये घूर्णन होगा, और ये पृथ्वी है और ये सूर्य के चारों ओर घूम रही है ना इस तरीके से, तो ये आपका परिक्रमण, परिक्रमा करनी है। जैसे हम मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं ना, वैसे इसको परिक्रमा करते हैं, लेकिन अपने ही अंदर घूमती रहती है, अपना ही चारों ओर घूमती रहती है अपने अक्ष पर, उसे घूर्णन कहते हैं, ठीक है।
ये है आपका परिक्रमण और घूर्णन। नेक्स्ट है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि सतह का लगभग 66% हिस्सा है वो पानी से ढका है, जिससे बाहरी स्थान से नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट रेड क्लिफ रेखा किसे कहते हैं। जबकि अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था, और उस समय रेड क्लिफ नामक का एक अंग्रेज था, उन्होंने इस रेखा को खींच दिया कि ये पाकिस्तान है और इधर भारत है। इस तरीके से नाम पड़ा है रेड क्लिफ रेखा। कलपट्टू के लोगों के जीवन यापन के मुख्य स्रोतों के उल्लेख कीजिए। तो आपके लिए एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, आप कमेंट में जरूर बताएं कि कलपट्टू के लोगों के जीवन यापन के मुख्य स्रोतों का उल्लेख करना है। बताने है कि मुख्य स्रोत बताने, अगर आप कितना पढ़ते हो अभी पता चल जाएगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देते हो तो मैं समझ लूँगा कि आपकी तैयारी बेहतर है, शानदार है, आप अच्छा स्कोर करोगे अपनी एग्जाम में। शेखर शहर के बाजार में अपना धान क्यों नहीं बेच पाता था। तो शेखर क्या है, शेखर बीज और खाद व्यापार से उधार खरीदा था। इस उधार को चुकाने के लिए उसे अपना धान व्यापारी को कम दाम पर ही बेचना पड़ता है, इसलिए शेखर अपना धान बाजार में नहीं बेचता। ठीक है, तो ये इसका उत्तर है। अगला है गंगूबाई ने क्या किया और क्यों। देखो विद्यार्थियों, अगर हमारे पढ़ाने का तरीका और हमारे द्वारा आपको पेपर क्वेश्चन उपलब्ध करवाए जाते हैं, एक एक क्वेश्चन आपको उत्तर सहित हल करवा दिया जाता है। अगर पसंद आए और तो वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक कमेंट में जरूर बताएं, और सबसे बड़ी बात है विद्यार्थियों, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें हमारे श्याम एजुकेशन हेल्प को। ठीक है, इसी चैनल पर। और अगर आप अन्य सब्जेक्ट के पेपर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप देखो हमारे जो मेरे द्वारा बहुत सारे पेपर है, मैंने जो क्वेश्चन पेपर है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हर बार पूछे जा रहे हैं। आप देख सकते हो मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट भी कर रखी है, बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों के स्क्रीनशॉट मैंने आपको बताया कि वो एग्जाम में हूबहू पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आप सारे के सारे एक बार तैयारी करें इस पेपर के माध्यम से। इस वीडियो बहुत ज़्यादा वीडियो डाले गए हैं हमारे चैनल पर, सभी देख लें एक बार। ठीक है, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। अगला है गंगूबाई ने क्या किया और क्यों। तो गंगूबाई के मोहल्ले की गली से नियमित रूप से कचरे उठाने की व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, जिससे गंदगी और बदबू से सभी लोग परेशान थे, इसलिए गंगाबाई ने मोहल्ले की सभी औरतों के साथ मिलकर पार्षद के सामने फिर आयुक्त के सामने विरोध प्रदर्शन किया। ठीक है, यह इसका सही उत्तर है। तहसीलदार का क्या काम होता है। तो तहसीलदार तहसील से भू राजस्व के रूप में कर प्राप्त करने का प्रभारी होता है, मतलब भू राजस्व का कर प्राप्त करता है किसका, तहसील में। अपने तहसील में तहसीलदार होता है, तो वो क्या करेगा, तो जो अपने जो तहसील में भू राजस्व कर होगा उसको प्राप्त करने का काम करेगा, लेखा जोखा करता है भू राजस्व का। ग्राम सभा क्या होती है। तो ग्राम सभा ग्राम स्तर पर विधायी कार्य करती है, जैसे राज्य विधायिका राज्य स्तर पर करती है। तो ग्राम सभा क्या करती है, जो राज्य स्तर पर क्या करती है, राज्य विधायिका करती है ना, वैसे वैसे ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम में गाँव में एक इस तरह की एक छोटी सी इस तरह की एक विधायिका होती है जो जैसे कार्य करती है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहते थे क्योंकि भूमि को कृषि योग्य बनाने, बीजों को बोने और फसल की देखभाल तथा फसल बढ़ाने, फसल के पकने के लिए लंबे समय की आवश्यकता होती थी। इसलिए खेती करने वाले लोगों को एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। इसी कारण से लंबे समय तक लोगों को एक ही स्थान पर रहना पड़ता था। नेक्स्ट का है 20वां क्वेश्चन है, कृषकों को पशुपालकों का जीवन आखेटक खाद्य संग्राहकों के जीवन से कितना भिन्न था, 3 अंतर बताइए। मतलब जो कृषकों पशुपालकों का जीवन आखेटक खाद्य संग्राहकों के जीवन से कितना भिन्न था, 3 अंतर बताइए। तो कृषक पशुपालक का जीवन कृषि और उससे प्राप्त आय आने वाली आय पर निर्भर और स्थायी था। ठीक है, ये कृषक पशुपालक का जीवन। जबकि आखेटक का जीवन अस्थायी था, उन्हें भोजन की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ता था। किसान क्या होते थे, वो खेती पर निर्भर करते थे, अपनी आय पर, कृषि पर, और स्थायी था। ठीक है, लेकिन आखेटक का क्या काम होता है, वो एक भटकते रहते थे इधर उधर अपनी आखेटक के लिए। ठीक है, तो आखेटों का जो भोजन जीवन क्या अस्थायी था, मतलब निश्चित नहीं था। जो किसान का निश्चित होता है, खेती पर निर्भर रहता है, खेती। ठीक है, उसके बाद हड़प्पा के लोगों की धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण है। देखो हड़प्पा लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों आपके लिए। लेखन, देखो लेखन का कार्य लिपिक करते थे, वे मुहरों पर लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। ठीक है, पहिया क्या है, पहिया सामान ढोने और यातायात के रूप में पहिया वाहनों का उपयोग किया जाता था। हल का प्रयोग खेतों को जोतने और बीजों की बुआई के लिए किया जाता। तो ये 3 चीज़ें हैं
जो इनके लिए महत्वपूर्ण थी हड़प्पा लोगों के लिए। ठीक है, धातुओं का काम, और धातु का क्या होता है, उन पर लिखने का काम करते थे। ठीक है, लेखन का। ठीक है, और उसके बाद पहिया, पहिया का है वाहनों में लगाया जाता था सामान ढोने के लिए। ठीक है, हल, हल खेत जोतने के लिए, ये आपके ये काम आते थे इसकी। नेक्स्ट है कि हड़प्पा क्या है, हड़प्पा सभ्यता के अंत के क्या कारण थे। तो बताया जाता है कि इस सभ्यता का अंत बाढ़ के प्रकोप से हुआ। ये भी सच है कि सिंधु घाटी सभ्यता नदियों के किनारे किनारे विकसित हुई, इसलिए बाढ़ आना स्वाभाविक था। ये तर्क सर्वमान्य है, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि केवल बाढ़ आने के कारण इतनी विशाल सभ्यता समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, तो कुछ विद्वान क्या मानते हैं कि बाढ़ से इतना नुकसान नहीं हो सकता, कि इतनी बड़ी सभ्यता है नहीं हो सकती। तो कोई कारण ये भी बताते हैं कि इसका बाढ़ के कारण हो गया, क्योंकि बाढ़ आना देखो स्वाभाविक है, क्योंकि ये नदियों के किनारे बसे थे, इसलिए बाढ़ तो आ सकती। लेकिन इतना तो विनाश नहीं हो सकता बाढ़ के कारण, थोड़ा तो बच सकता है, लेकिन सभी का अलग अलग मत होता था। ठीक है, तो यहाँ तो आपके बाढ़ आने का कारण बताया, हड़प्पा सभ्यता के अंत का कारण। ठीक है, तो आपको ये लिखना है। उसके बाद है एक राजा का जीवन दास या दासी के जीवन से किस प्रकार भिन्न था। तो एक राजा का जीवन दास या दासी के जीवन से निम्न प्रकार भिन्न होता था। एक राजा शक्तिशाली व्यक्ति होता था, जबकि दास दासी शक्तिहीन होते थे। पहला कारण ये, दास या दासी वे स्त्री पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में राजा द्वारा बंदी बनाया जाता था। दास या दासी को उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। ठीक है, ये इसके अंतर है। महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी, या जैन धर्म के प्रमुख नियम क्या है। देखो, महावीर की शिक्षा के बारे में आपको पढ़ना है, और जैन धर्म के प्रमुख नियम बता दूं मैं। पहला है सत्य, यानी दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार। दूसरा है अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म। और तीसरा है असत्य, यानी अस्तेय, यानी लालच करना महापाप है। और चौथा है ब्रह्मचार्य, जिसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अब पांचवा है अपरिग्रह, यानी माया व मोह की ही दुख के कारण है। अपरिग्रह यानी माया व मोह ही दुख के कारण है। तो 5 नियम है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचारी और अपरिग्रह। ठीक है, ये आपके महावीर के जैन धर्म के प्रमुख नियम है। ठीक है, तो कैसा विद्यार्थियों, पेपर हमारे द्वारा आपको उत्तर सहित उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, अब वो आपके सिलेबस के अनुसार ही तैयार किया गया है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा होगा, आशा करता हूँ। और अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आप अच्छे अंकों के साथ एग्जाम में पास होंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से आपसे ये क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करके ही जाना है। फिर मिलते हैं एक अगले पेपर के साथ। आप जो भी कमेंट में करोगे उसके अनुसार पेपर तैयार कर दिया जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।